पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण में रत्नगढ़ नाम का एक बेहद खुशहाल राज्य हुआ करता था। वहां का राजा महाराज विक्रमजीत बहुत प्रतापी, वीर और दानी था। लेकिन महाराज विक्रमजीत के स्वभाव में एक कमी थी। उन्हें अपनी किस्मत यानी तकदीर पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि इंसान को जो कुछ भी मिलता है वह सिर्फ उसके भाग्य से मिलता है। मेहनत या बुद्धि का उसमें बहुत कम हाथ होता है। दूसरी तरफ उनके महामंत्री आचार्य विष्णुगुप्त थे, जो बहुत विद्वान थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुमेधा था। सुमेधा न केवल बला की खूबसूरत थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे। वह मानती थी कि तकदीर सोए हुए शेर की तरह है, जिसे मेहनत और बुद्धि से ही जगाया जा सकता है। एक दिन दरबार सजा हुआ था। महाराज विक्रमजीत अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चर्चा छिड़ी कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, भाग्य या कर्म। महाराज ने गर्व से अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, आचार्य, इसमें कोई शक नहीं कि भाग्य ही सर्वोपरि है। देखिए, मैं एक राजा के घर पैदा हुआ, इसलिए राजा हूं। अगर मेरी किस्मत में राजयोग न होता तो मैं चाहे जितनी तलवारें चलाता, सिपाही ही रहता। तभी दरबार के एक कोने से एक मधुर लेकिन दृढ़ आवाज आई, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सबने मुड़कर देखा। वह महामंत्री की बेटी सुमेधा थी, जो उस दिन दरबार की कार्यवाही देखने आई थी। राजा थोड़ा हैरान हुए, सुमेधा, तुम हमारी बात काट रही हो? सुमेधा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उसे सफलता में बदलना बुद्धि और कर्म का काम है। अगर आप हीरे को पत्थर समझकर फेंक दें तो भाग्य क्या करेगा? और अगर एक कोयले को तराश कर हीरा बना दिया जाए तो वह बुद्धि का कमाल है। राजा को अपनी बात काटे जाना पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि एक लड़की भरे दरबार में उनके ज्ञान को चुनौती दे रही है। उनका अहंकार जाग उठा। राजा ने गुस्से में कहा, सुमेधा, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत नाज है ना? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी अक्ल से किसी की भी किस्मत बदल सकती हो। जी महाराज, अगर ईश्वर का साथ हो और इंसान की नीयत साफ हो तो बुद्धि से रंग को भी राजा बनाया जा सकता है, सुमेधा ने आत्मविश्वास से कहा। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, तो आज हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी यह तदबीर हमारी तकदीर से कैसे जीतती है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और राज्य के सबसे निकम्मे, सबसे गरीब और सबसे बदनसीब इंसान को ढूंढकर लाओ। सिपाही निकल पड़े। शाम होते होते वे एक आदमी को पकड़कर लाए। वह आदमी देखने में ही दरिद्रता की मूरत लग रहा था। उसके कपड़े चिथरे थे, बाल उलझे हुए थे और वह इतना आलसी था कि दरबार में खड़ा होने के बजाय वहीं फर्श पर पसर गया। उसका नाम घसीटा था। वह दिन भर श्मशान के पास पड़ा रहता और जो कोई कुछ फेंक देता वही खा लेता था। उसे न बात करने की तमीज थी, न दुनियादारी की समझ। राजा ने हंसते हुए कहा, सुमेधा, देखो इस नायाब हीरे को। इसका नाम घसीटा है। इसके पास न भाग्य है, न धन और न ही अक्ल। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अभी इसी वक्त अपने राजसी वस्त्र और गहने त्याग दो और इस घसीटा के साथ विवाह करके वनवास जाओ। मैं भी देखूं कि तुम इस मिट्टी के ढेले को सोना कैसे बनाती हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। महामंत्री विष्णुगुप्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राजा का आदेश था। सुमेधा ने एक पल के लिए भी धैर्य नहीं खोया। उसने अपने कीमती कंगन और हार उतारकर राजा के चरणों में रख दिए और साधारण सूती साड़ी पहन ली। उसने घसीटा का हाथ थामते हुए राजा से कहा, महाराज, समय बहुत बलवान है।
आज आपने मुझे चुनौती दी है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन मैं इस आदमी को आपके बराबर खड़ा कर दूंगी, उस दिन आपको मानना पड़ेगा कि कर्म भाग्य से बड़ा होता है। राजा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, जाओ। अगर तुम भूखी न मरी तो हम भी देखेंगे। सुमेधा उस गंदे और बदबूदार घसीटा को लेकर शहर से दूर एक वीरान जंगल में चली गई। घसीटा रास्ते भर बड़बड़ाता रहा, अरे मुझे क्यों लाया गया? मुझे तो भूख लगी है। मुझे नहीं चलना, मेरे पैर दुख रहे हैं। सुमेधा ने उसे एक नदी के किनारे रोका। सबसे पहले उसने घसीटा को नदी में नहलाया। वर्षों की मैल जब उसके शरीर से उतरी तो सुमेधा ने देखा कि घसीटा एक मजबूत कदकाठी का आदमी है, बस आलस ने उसे बर्बाद कर रखा था। सुमेधा ने कहा, सुनो, अब तक तुम मांगकर खाते थे, लेकिन आज से तुम मेरे पति हो। मेरी एक शर्त है, बिना मेहनत का एक दाना भी हम नहीं खाएंगे। घसीटा रोने लगा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता। सुमेधा ने जंगल में देखा। वहां मूंज एक प्रकार की घास बहुत थी। सुमेधा ने कहा, घसीटा, जंगल से यह सूखी घास इकट्ठा करो। सुमेधा ने खुद उस घास से रस्सियां बनानी शुरू की। सुमेधा के हाथ कोमल थे, उनमें छाले पड़ गए, लेकिन वह रुकी नहीं। शाम तक उसने 10 मजबूत रस्सियां बना लीं। अगले दिन वह घसीटा को लेकर पास के बाजार गई। उसने घसीटा को सिखाया, बाजार में जाकर चिल्लाओ, मजबूत रस्सियां, सस्ती रस्सियां। घसीटा को शर्म आ रही थी, लेकिन भूख भी लगी थी। उसने रस्सियां बेचीं। उन्हें 10 तांबे के सिक्के मिले। उन पैसों से सुमेधा ने चावल और नमक खरीदा। उस रात जब घसीटा ने अपनी मेहनत की कमाई से बना खाना खाया, तो उसे एक अजीब सा संतोष मिला जो भीख के भोजन में नहीं था। सुमेधा ने उसे समझाया, देखो, यह तुम्हारी मेहनत का स्वाद है। धीरे धीरे सुमेधा ने घसीटा को जंगल के तौर तरीके सिखाए। वह जानती थी कि सिर्फ रस्सियां बेचकर वे अमीर नहीं बन सकते। उसे कोई बड़ी तरकीब लगानी थी। गर्मियां अपने चरम पर थीं। जंगल सूख रहा था। सुमेधा ने देखा कि शहर में ईंधन की कमी हो रही है। उसने घसीटा से कहा, अब हम रस्सियां नहीं, लकड़ियां बेचेंगे, लेकिन साधारण तरीके से नहीं। सुमेधा ने घसीटा को भेजा कि वह जंगल की सबसे अच्छी चंदन और शीशम की गिरी हुई लकड़ियां जमा करे। वे उन लकड़ियों को शहर ले गए। लेकिन सुमेधा ने लकड़ियां सीधे नहीं बेचीं। उसने उन्हें जलाकर उनका कोयला बनाया। घसीटा चिल्लाया, अरे पगली, अच्छी खासी लकड़ी को जलाकर काला कोयला क्यों बना रही है? सुमेधा मुस्कुराई, मूर्ख, लोहारों को आग भड़काने के लिए लकड़ी से ज्यादा कोयले की जरूरत होती है। यह ज्यादा दाम में बिकेगा। वही हुआ। लोहारों ने हाथों हाथ कोयला खरीदा। उनकी आमदनी बढ़ने लगी। अब घसीटा के पास अच्छे कपड़े थे और उसने सुमेधा की बात मानना शुरू कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि यह औरत साधारण नहीं है। 1 साल बीत गया। उनके पास अब थोड़ा धन जमा हो गया था। सुमेधा ने सोचा कि अब बड़ा कदम उठाने का समय है। उसने घसीटा से कहा, अब हम यह जंगल छोड़ेंगे। हमें समुद्र किनारे वाले नगर विजयपुरी चलना चाहिए। वहां पहुंचकर सुमेधा ने देखा कि विजयपुरी में नमक बहुत सस्ता है, लेकिन वहां कपड़ों की बहुत कमी है। वहीं पहाड़ के पार वाले राज्य में नमक की बहुत किल्लत थी, लेकिन वहां कपास, रुई बहुत होती थी। सुमेधा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर नमक खरीदा और बैलों पर लादकर पहाड़ के पार ले जाने का फैसला किया। घसीटा डर गया, रास्ते में डाकू हैं, जंगली जानवर हैं। सुमेधा ने कहा, जो रिस्क, जोखिम नहीं लेता वह राजा नहीं बनता। वे कारवां लेकर निकले।
रास्ते में एक जगह डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। घसीटा कांपने लगा, लेकिन सुमेधा आगे आई। उसने डाकुओं के सरदार से कहा, सरदार, हमारे पास सिर्फ यह सफेद पत्थर नमक है। अगर आप चाहें तो ले लें, लेकिन यह आपके किसी काम का नहीं। आप इसे खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते। लेकिन अगर आप हमें जाने दें और हमारी सुरक्षा करें, तो वापसी में हम जो रेशम और मखमल लाएंगे, उसका 10वां हिस्सा आपका होगा। डाकू सरदार सुमेधा की निडरता और बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि नमक लूटकर क्या मिलेगा। उसने उल्टा अपने 2 सिपाही उनकी सुरक्षा के लिए साथ भेज दिए। दूसरे राज्य में नमक के बदले उन्हें मुंह मांगी कीमत मिली। उन्होंने वहां से सस्ता रेशम और मखमल खरीदा। वापसी में वादे के मुताबिक डाकुओं को उनका हिस्सा दिया, जिससे डाकू उनके वफादार बन गए और बाकी माल विजयपुरी में आकर बेचा। इस एक व्यापार ने उन्हें लखपति बना दिया। घसीटा अब सेठ घसीटमल बन गया था। सुमेधा ने उसे पढ़ना लिखना, बात करना और व्यापार की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी थीं। अब सुमेधा और घसीटा बहुत अमीर हो चुके थे, लेकिन सुमेधा का लक्ष्य कुछ और था। वह राजा विक्रमजीत के अहंकार को तोड़ना चाहती थी। वे वापस अपने पुराने राज्य रत्नगढ़ के पास एक नए नगर में आकर बस गए। सुमेधा ने एक विशाल हवेली बनवाई। उसने हवेली के मुख्य द्वार पर 2 मूर्तियां लगवाईं। एक मूर्ति राजा विक्रमजीत की थी, जो अहंकार में सिर उठाए खड़े थे, और दूसरी मूर्ति सुमेधा की थी, जो हाथ में एक तराजू लिए खड़ी थी, जिसके एक पलड़े में भाग्य और दूसरे में कर्म था, और कर्म वाला पलड़ा भारी था। सुमेधा ने घसीटा, अब सेठ घसीटमल को तैयार किया। उसे बेहतरीन राजसी कपड़े पहनाए, राजनीति और कूटनीति का ज्ञान दिया। घसीटा अब देखने में किसी राजा से कम नहीं, राजा से कम नहीं लगता था। एक दिन, जैसा कि सुमेधा ने योजना बनाई थी, राजा विक्रमजीत उसी नए नगर के पास शिकार खेलने आए। दोपहर की धूप तेज थी। राजा और उनके मंत्री सुमेधा के पिता प्यास से बेहाल थे। उन्हें वह विशाल हवेली दिखाई दी। राजा ने कहा, चलो इस हवेली के मालिक से पानी मांगते हैं। जैसे ही राजा हवेली के अंदर दाखिल हुए, वे ठाठ बाट देखकर दंग रह गए। ऐसा बगीचा, ऐसे फव्वारे तो उनके महल में भी नहीं थे। सेठ घसीटमल ने बाहर आकर राजा का स्वागत किया। उसने राजा के पैर छुए और बड़े अदब से कहा, महाराज, मेरा अहोभाग्य कि आप मेरे गरीब खाने पधारे। राजा घसीटा को पहचान ही नहीं पाए। कहाँ वह गंदा बदबूदार भिखारी और कहाँ यह तेजस्वी कीमती वस्त्र पहने व्यापारी। राजा ने पूछा, सेठ जी, आपका यह वैभव देखकर हम प्रसन्न हुए। आप कौन हैं? हमने पहले कभी आपको इस राज्य में नहीं देखा। घसीटा ने, जैसा सुमेधा ने सिखाया था, कहा, महाराज, मैं एक यात्री हूँ, व्यापार करता हूँ। मेरी पत्नी बहुत गुणवान है, यह सब उसी की सूझबूझ का नतीजा है। आज रात आप हमारे अतिथि बने, यह मेरी प्रार्थना है। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को एक भव्य दावत का आयोजन हुआ। सोने की थालियों में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। हर व्यंजन राजा की पसंद का था। राजा हैरान थे कि इस व्यापारी को उनकी पसंद नापसंद कैसे पता है। खाना खाने के बाद राजा ने कहा, सेठ जी, हम आपकी पत्नी से मिलना चाहते हैं, जिसके हुनर की आप इतनी तारीफ कर रहे थे। घसीटा ने कहा, जरूर महाराज। तभी कमरे का पर्दा हटा। सुमेधा बाहर आई। उसने वही साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी जो उसने महल छोड़ते वक्त पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज ऐसा था कि जेवर फीके पड़ जाएं। राजा और महामंत्री उसे देखते ही सन्न रह गए। महामंत्री तो बेटी कहकर रो पड़े।
राजा की जुबान तालू से चिपक गई। उन्होंने घसीटा की तरफ देखा और फिर सुमेधा की तरफ। सुमेधा, तुम? और यह वही घसीटा है? राजा ने अविश्वास से पूछा। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, यह वही मिट्टी का ढेला है जिसे आपने मुझे सौंपा था। आज यह अपनी मेहनत और मेरी थोड़ी सी बुद्धि के कारण एक सफल व्यापारी और एक सभ्य इंसान है। इसने अपनी तकदीर का रोना नहीं रोया, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखी। इसने अपनी तकदीर का रोना नहीं रोया, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखी। सुमेधा ने आगे कहा, महाराज, तकदीर ने इसे भिखारी बनाया था, लेकिन तदबीर, कोशिश ने इसे धनवान बना दिया। अगर मैं भी भाग्य के भरोसे बैठ जाती तो आज हम दोनों जंगल में भूखे मर चुके होते। राजा विक्रमजीत का सिर शर्म से झुक गया। उनका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। वे अपने सिंहासन से उठे और सुमेधा के सामने हाथ जोड़कर बोले, बेटी, तुम जीत गई और मैं हार गया। मुझे अपनी किस्मत पर गुमान था, लेकिन तुमने सिद्ध कर दिया कि इंसान की असली किस्मत उसके हाथों में और उसके दिमाग में होती है। तुमने न सिर्फ इस आदमी का भाग्य बदला, बल्कि मेरी सोच भी बदल दी। राजा ने घसीटा को गले लगाया और उसे अपने राज्य का नगर सेठ घोषित किया। सुमेधा और घसीटमल सम्मान के साथ राजधानी वापस लौटे। निष्कर्ष, उस दिन के बाद से रत्नगढ़ में लोग भाग्य के भरोसे बैठना छोड़कर कर्म करने में विश्वास करने लगे। और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक समझदार औरत ने अपनी बुद्धि से किस्मत की लकीरों को बदल दिया।